हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी में चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ काव्य लक्षण। ठीक है, काव्य लक्षण या फिर हम कह सकते हैं काव्य का स्वरूप। तो काव्य के स्वरूप से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। इससे पहले का जो पार्ट है वो आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। काव्य के विभिन्न लक्षणों देते हुए उसके स्वरूप का निर्धारण कीजिए। तो यहाँ पे काव्य के जो लक्षण है उन्हें बताना है, साथ साथ काव्य के स्वरूप का निर्धारण करना है, यानी कि काव्य के स्वरूप को भी बताना है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में काव्य लक्षण पूछे या काव्य का स्वरूप पूछे, एक ही बात है, आपको इसी आंसर को लिख के आना है। ठीक है, काव्य का स्वरूप देखिए, काव्य का वास्तविक अर्थ अथवा उसका स्वरूप क्या है। देखने और सुनने में यह प्रश्न छोटा सा प्रतीत होता है, परंतु इसका समाधान करने के लिए न जाने कितने विद्वानों, दार्शनिकों और आचार्यों ने इस पर अनवरत विचार किया, यानी कि इस पर बहुत सारा विचार किया, तथापि कोई तर्क संगत और सर्वसम्मत निर्णय आज तक ना हो सका। उसके बाद भी कोई भी तर्क संगत या फिर सर्वसम्मत यानी कि कोई भी सर्वसम्मति वाला निर्णय नहीं हो पाया है। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने कविता को देव प्रेरणा से प्रेरित संदेश कहा है। देखिए, जो सुकरात है उन्होंने क्या कहा कि कविता क्या है, देव प्रेरणा से प्रेरित संदेश है। यानी कि अगर देवों को अपनी कोई बात कहनी होती थी तो वो क्या करते थे, हमसे कोई कविता लिखवा देते थे। तो भी कविता में देवताओं की बात होती थी। ठीक है, वो ये कहना चाहते थे। उनके विचार से ईश्वर जब हमसे बात करना चाहते हैं तो वह कवियों की वाणी के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, निश्चय ही सुकरात के इस विचार से काव्य और काव्यकारों के महत्व में अवश्य वृद्धि होती है, किंतु कविता के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि कविता के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कैसे हो जाएगा भाई, क्योंकि उन्होंने तो ये कह दिया कि ईश्वर अगर हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो कवि जो कविता लिखता है वो क्या है, ईश्वर की बात है एक तरह से, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से कविता का तो स्वरूप ही खत्म हो गया, क्योंकि कविता का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। उन्होंने तो ये कह दिया कि देवताओं की बातें जो है वही काव्य है। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सुकरात ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो आगे देखिए, काव्य का स्वरूप निर्धारित करने के लिए जहां भारतीय मनीषियों ने अपना विशिष्ट कर्तव्य निभाया, वहीं पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों का भी महत्व योगदान रहा। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमें दोनों दृष्टिकोणों का अध्ययन करना होगा। पहला कौन सा, भारतीय परंपरा और फिर पाश्चात्य परंपरा। देखिए, काव्य का स्वरूप जब हमें निकालना है तो उसके लिए क्या करा कि अलग अलग विद्वानों ने, भारतीय विद्वान थे चाहे पाश्चात्य विद्वान थे, सभी ने उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि सभी ने काव्य के स्वरूप को जानना समझना चाहा और सभी ने उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। ठीक है, और अगर हमें किसी भी निर्णय पर पहुंचना है तो उसके लिए क्या होगा, हमें दोनों ही जो दृष्टिकोण है उन्हें देखना होगा, यानी कि भारतीय परंपरा को भी समझना होगा और पाश्चात्य परंपरा को भी समझना होगा। तो पहले हम भारतीय परंपरा को देखते हैं। भारतीय परंपरा में देखिए, दो तरीके के मत हमें देखने के लिए मिलेंगे, एक प्राचीन मत और एक आधुनिक मत। पहले हम प्राचीन मत देखते हैं। प्राचीन मत में देखिए, काव्य के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए श्रीमद् भगवद गीता में गीताकार ने कहा है कि काव्य वह है जो किसी के लिए उद्वेग का ना हो तथा जो सत्य, प्रिय और हित का सुंदरतम निर्देशन हो। तो यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता का जिसने लिखी, ठीक है, तो गीताकार ने कहा, गीता को लिखने वाले ने क्या कहा कि काव्य वह है जो किसी के लिए उद्वेग का ना हो, यानी कि किसी के लिए बुरा ना हो, जो सत्य, प्रिय और हित का सुंदरतम निर्देशन हो, यानी कि उसमें सत्य हो, वो प्रिय लगे और साथ ही साथ लोगों का हित करने वाला हो। ठीक है, तो यहाँ पे पंक्ति देखिए क्या आती है, अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्व अध्याय अभ्यासनम चैव वाण्डम्यम तप उच्यते। दंडी ने अपने काव्यादर्श में पदावली को काव्य का शरीर माना है। ठीक है, दंडी की जो रचना है, कौन सी रचना है, दंडी की काव्यादर्श। क्या है, काव्यादर्श। तो उसमें क्या है, दंडी ने पदावली को क्या है, काव्य का शरीर माना है। किसे, पदावली को काव्य का शरीर माना है। तो यहाँ पे दंडी ने क्या कहा है, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। ठीक है, आगे देखिए,
भामा ने शब्द और अर्थ के समन्वय को काव्य कहकर उस आदर्श काव्य स्थिति की सूचना दी है जब शब्द और अर्थ अपनी स्वतंत्र स्थिति खोकर एकात्म हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए भामा क्या कहते हैं कि शब्द और अर्थ का जो मेल होता है, ठीक है, उसे काव्य मतलब उस आदर्श को काव्य स्थिति की सूचना दी है, यानी कि शब्द और अर्थ जो है, ठीक है, वो एक होकर काव्य की रचना करता है। यानी कि शब्द और अर्थ अपनी अपनी स्वतंत्रता खो देता है और वो क्या हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं और एकात्म हो जाते हैं, यानी कि एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, शब्दों सहितो काव्यम, तो क्या है, इसके लिए क्या पंक्ति यूज हुई है, शब्दों सहितो काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ का समन्वय होना ही काव्य है। गुद्दट ने भामा का अनुकरण करते हुए शब्द और अर्थ को काव्य माना है। ठीक है, गुद्दट ने क्या किया है, भामा का ही अनुकरण किया है और तभी शब्द और अर्थ को काव्य माना है। तो उन्होंने क्या कहा है, ननु शब्दार्थो काव्यम, क्या, ननु शब्दार्थो काव्यम। आगे देखिए, आचार्य मम्मट ने भामा के शब्दार्थो सहितो काव्यम में अग्नि पुराण के काव्य स्फुट दलंकारम गुण व दोषो वर्जितम का समन्वय करके अपनी परिभाषा दी है, जिसे अनदर्क्यति पुनः क्वपि कहकर काव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है। कहते हैं, तदोषो शब्दार्थो सगुणान तदोषो शब्दार्थो सगुण अवन लड़कती पुनः क्वपि। आचार्य मम्मट ने वास्तव में गुण और दोषों की चर्चा रस के संबंध से की है। उन्होंने गुणों को रस का उत्कर्ष और दोषों को अपकर्ष का हेतु कहा है, यानी कि गुण जो है वो क्या है, रस का उत्कर्ष है, और दोष जो है वो क्या है, रस का अपकर्ष है। ठीक है, उसे ही क्या कहा है, हेतु कहा है। इस प्रकार उनके विवेचन में अप्रत्यक्ष रूप से रस की प्रधानता मिल जाती है। अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वहां पे रस की प्रधानता होती है। आगे देखिए, संस्कृत के आचार्यों में काव्य संबंधी अंतिम विवेचना साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ और रस गंगाधरकार पंडित राज जगन्नाथ ने की है। आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए रसयुक्त वाक्य को काव्य कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है, रस को काव्य की आत्मा माना है, और क्या कहा है, रसयुक्त वाक्य ही क्या है, काव्य है। ठीक है, इसके लिए पंक्ति देखिए, वाक्यम रसात्मकतम काव्यम। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार वास्तव में विश्वनाथ ने जड़ को सींचा है। गुण, अलंकार आदि सभी रस के पोषक हैं। वाक्य शब्द में शब्द के साथ अर्थ भी सम्मिलित हो जाता है, क्योंकि सार्थक शब्द ही वाक्य बन जाता है। इसके रसात्मक शब्द में काव्य का अनुभूति पक्ष या भाव पक्ष आ गया है, और वाक्य शब्द में अभिव्यक्ति पक्ष या कला पक्ष। इस परिभाषा में केवल यह गुण बतलाया गया है कि रस क्या चीज है। वैसे तो गुण और दोष भी व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, यानी कि गुण और दोष की भी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे किस चीज पे महत्व दिया गया है, रस क्या चीज है, इस बात पे महत्व दिया गया है। पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ को प्रधानता दी है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने कहकर उन्होंने काव्य की परिभाषा को अत्यधिक व्यापक बना दिया है। यानी कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन यानी कि रमणीय अर्थ देने वाला शब्द ही काव्य कहलाता है। ये बात जब कही गई तो इससे क्या है, जो काव्य है उसकी परिभाषा को क्या हुआ, बहुत ज्यादा व्यापक बना दिया, यानी कि बड़ा कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, यह परिभाषा संस्कृत की अन्य परिभाषाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक एवं महत्वपूर्ण है। तो संस्कृत के अभी तक की जो भी परिभाषाएं दी गई, उन सब परिभाषाओं में ये परिभाषा कैसी है, अधिक व्यापक यानी कि अधिक बड़ी, और कैसी है, महत्वपूर्ण है। रमणीय पद
विशेष रूप से द्रष्टव्य है। रमणीय पद जो है विशेष रूप से द्रष्टव्य है यानी कि विशेष महत्व रखता है। रमणीय का अर्थ है अलौकिक चमत्कार की अनुभूति। ऐसे रमणीयता के वाहक जो शब्द हैं वे ही क्या है कहलाते हैं, काव्य कहलाते हैं। प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य की इन परिभाषाओं में काव्य के जिस स्वरूप का निर्धारण किया गया है उसमें कहीं अत्यधिक संकोच है तो कहीं अधिक विस्तार। कुछ आचार्य काव्य के बहिरंग अर्थात शब्द अलंकार आदि पर विशेष बल देते हैं तो कुछ आचार्यों ने काव्य के मूल तत्व आत्मा भाव रस आदि अंतरंग गुणों को काव्य के लिए आवश्यक माना है। संस्कृत आचार्यों ने अनुकरण पर हिंदी के आचार्य कवियों चिंतामणि, आचार्य कुलपति, सुरति मिश्र, श्रीपति आदि ने भी काव्य का स्वरूप निर्धारित करने के लिए उसको परिभाषित करने का प्रयास किया। ये सभी आचार्य संस्कृत की परिपाटी से बंधे हैं। इनमें नवीन सिद्धांत निरूपण तो है ही नहीं, प्राचीन सिद्धांतों की पूर्णतः व्याख्या भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो संस्कृत के आचार्य हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, जो भी हमें परिभाषाएं दी है, ठीक है, अनुकरण किया है, काव्य पे अनुकरण किया और उसके बाद उसकी परिभाषाएं दी है, तो उन्हीं परिभाषाओं का अनुकरण दोबारा से हिंदी आचार्यों ने किया और उसके बाद उन्होंने भी कुछ परिभाषाएं दी जिसमें चिंतामणि, कुलपति और सुरति मिश्र, श्रीपति आदि का नाम हमारे सामने आता है। ठीक है, ये सभी जो हिंदी के आचार्य थे ये क्या है, संस्कृत के ही आचार्यों की परिपाटी से बंधे हुए हैं, यानी कि संस्कृत के आचार्यों की परिभाषाओं से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। इनमें नवीन सिद्धांत निरूपण नहीं है, यानी कि इन्होंने कुछ नया नहीं लिखा है, प्राचीन सिद्धांतों की ही पूर्णता व्याख्या भी नहीं की है, यानी कि जो सिद्धांत पूरी तरीके से संस्कृत आचार्यों ने दी है कहीं ना कहीं उसकी भी पूरी व्याख्या इसमें नहीं हमें देखने के लिए मिलेगी। फिर आते हैं अर्वाचीन मत यानी कि नवीन मत। ठीक है, जैसे पहले प्राचीन मत हमने पढ़े, अब आएंगे हमारे नवीन मत, नए मत। ठीक है, हिंदी के आधुनिक आलोचकों और काव्यकारों ने काव्य की जो परिभाषाएं दी हैं उनमें काव्य के बहिरंग की अपेक्षा उनके अंतरंग पक्ष की ओर विशेष बल दिया गया है। प्रायः सभी ने काव्य में रागात्मकता को महत्व दिया है, यानी कि क्या काव्य में क्या होने चाहिए, राग जरूर होना चाहिए। काव्य के लक्षणों पर विचार करते हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है, कविता है, कहकर एक ओर काव्य के लिए भाव तत्व की महत्ता स्वीकार की है, दूसरी ओर काव्य में बुद्धि तत्व के महत्व का उद्घाटन करते हुए कहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। क्या, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही क्या है, साहित्य है। द्विवेदी जी ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है और अर्थ यानी कि भावना और विचार के उत्कर्ष को काव्य का आंतरिक गुण माना है। ठीक है, तो द्विवेदी जी ने क्या कहा है, समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है और क्या कहा है कि अर्थ यानी कि भावना और विचार जो है उसके उत्कर्ष को, उनके दृष्टिकोण से काव्य जब मानव स्वभाव की सहजता और मनोहर अर्थ गौरव से विभूषित हो जाता है तो वह रसिकों के आनंद का साधन बनता है। द्विवेदी जी के ही शब्दों में स्वभाव अनुयायी और मनोहारिणी कविता ही यथार्थ कविता है, इसी से आत्मा भाव विभोग और मन मोहित होता है। देखिए द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि जिसमें स्वभाव हो, जो मन को हरने वाली हो, वो कविता ही सच्ची कविता है, यथार्थ कविता यानी कि सच्ची कविता है, और इसी से क्या होता है, आत्मा भाव विभोर यानी कि भावों से भर जाती है और मन मोहित हो जाता है। ठीक है, दिनकर जी के मत अनुसार कविता वह है जो अकथ्य को कथ्य बनाने का प्रयास करे। अकथ्य को कथ्य बनाने के लिए कवि को निश्चित रूप से मनीषी होना चाहिए। साथ ही कविता मनोरंजन नहीं, आत्मानुसंधान का उन्मेष है। ठीक है, अस्तु कविता में भावुकता का गुण स्वाभाविक रूप से आ जाता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए दिनकर जी ने लिखा है, भावुकता साहित्यकार का बहुत बड़ा गुण है, बल्कि कहना चाहिए कि उचित मात्रा में इस गुण के बिना
कोई व्यक्ति कवि नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि भावुकता जो है वो सबसे बड़ा गुण है। अगर आपके अंदर भावुकता नहीं है, भावनाएं नहीं है, तो क्या है, आप कविता नहीं कर सकते। ठीक है, कि उचित मात्रा में इस गुण के बिना, अगर आप में उचित मात्रा में भावनाएं नहीं है तो आप क्या है, कवि नहीं बन सकते हैं। किंतु दिनकर जी अति भावुकता के विरोधी भी हैं, यानी कि आप में फ्लो होना चाहिए, आप में भावनाओं का फ्लो होना चाहिए, तभी आप कवि बन सकते हैं, लेकिन ओवर फ्लो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दिनकर जी क्या कहते हैं, अति भावुकता के विरोधी हैं, यानी कि उसका विरोध करते हैं। दिनकर जी के उक्त दृष्टिकोण के आधार पर कहा जा सकता है कि जब किसी कवि का अत्यधिक भावुक हृदय उन्मेष प्राप्त कर जीवन के सुख दुख का आध्यात्मिकता के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्पष्ट प्रस्तुतिकरण करता है, तो उसको काव्य की संज्ञा दी जा सकती है। यानी कि उसके मन की जो भावनाएं हैं, जब वो भावनाओं में बहते हुए जीवन के सुख और दुख को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, उस समय पे जो वो रचना करता है, उसका जो प्रस्तुतिकरण करता है, अपनी भावनाओं को जो शब्द देता है, वही क्या कहलाती है, काव्य की संज्ञा दी जा सकती है, काव्य कहलाता है। आगे देखें, यशस्वी आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय काव्य शास्त्र की रस परंपरा को आत्मसात करते हुए काव्य की परिभाषा दी है। उनके अनुसार जब जीवन और जगत के विविध रूपों और व्यापारों के पर विमुग्ध होकर अपने को भूल जाता है और उन्हीं में तन्मय हो जाता है, तब सच्चे काव्य का जन्म होता है। देखिए, जब कवि क्या होता है, जीवन और जगत के जितने रूप हैं सबसे मुक्त हो जाता है, व्यापारों से मुक्त होकर मनुष्य अपने को जब भूल जाता है, कभी जब अपने को भूल जाता है और उन्हीं में रम जाता है, उनमें तन्मय हो जाता है, तब काव्य का जन्म होता है। जब क्या है कि आप सब कुछ भूल गए, आप अपनी कल्पना में गए, अपने भावों में गए, अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, जो आपके संग हुआ है, जो होने वाला है, जो चल रहा है, उसके बारे में आप सोचते हैं, और उस समय पे आप सब कुछ भूल के जब कुछ शब्द अपने अंदर से निकालते हैं, वही क्या कहलाते हैं, काव्य कहलाता है। उस समय पे काव्य का जन्म होता है। वे लिखते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति के साधन के लिए मनुष्य की वाणी से जो शब्द विधान करती आई है, उसे क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। कि यानी कि हृदय की मुक्ति के लिए जब मनुष्य की वाणी से कुछ शब्द निकलते हैं, वही क्या कहलाती है, कविता कहलाती है। इस परिभाषा में काव्य का वास्तविक स्वरूप अपनी संपूर्ण उच्चता के साथ स्पष्ट हो जाता है। शुक्ल जी काव्य साधना को भाव योग कहते हैं और इस कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। ऐसी स्थिति में कवि को अनुभूति उसकी व्यक्तिगत अनुभूति न होकर सबकी अनुभूति होती है और हमारे मनोविकार परिकष्ट होकर संपूर्ण सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध में बंध जाते हैं। शुक्ल जी का यह भी स्पष्ट मत है कि काव्य हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में नवीन स्फूर्ति आ जाती है। हम सृष्टि से सौंदर्य को देखकर गसमान होने लगते हैं। कोई भी निष्ठुर कार्य हमें असहाय होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर संपूर्ण संसार में व्याप्त हो गया है। तो सीधे सीधा अगर हम कहें तो हम जब रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा को पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो कवि की अनुभूति है, ठीक है, वो क्या है, वो केवल व्यक्तिगत अनुभूति नहीं होती। यानी कि कवि जो सोच रहा है वो कहीं ना कहीं सिर्फ उससे ही नहीं जुड़ा है, वो लोगों से भी जुड़ा होना चाहिए, सबकी अनुभूति उसमें होनी चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका जो मनोविकार है, उसकी जो सोच है, वो कहीं ना कहीं पूरी सृष्टि से मिलनी चाहिए। वो एक रागात्मक संबंध उसमें बंधा होना चाहिए, तभी क्या है, एक अच्छे काव्य का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि काव्य हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ है। कहने का मतलब है कि जब एक काव्य को पढ़ा जाता है तो आपके मन में एक याद आनी चाहिए, एक सोच उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन को क्या मिलेगी, नई स्फूर्ति मिलेगी। नई आपको स्फूर्ति मिलने का मतलब है कि नई तरीके से आपको चुस्ती फुर्ती मिलेगी, आपको एक नई एक आशा मिलेगी कि आपको क्या नया करना चाहिए। हम सृष्टि से सौंदर्य को देखकर गसमान होने लगते हैं।
कोई भी निष्ठुर कार्य हमें असहाय होने लगता है। निष्ठुर कार्य कोई भी ऐसा कार्य जो हमारे लिए कठिन है, वो हमें ऐसा लगने लगता है असहनीय है ये कार्य। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जीवन कई गुना बढ़कर संपूर्ण संसार में व्याप्त हो गया है। ठीक है, काव्य क्या है? काव्य ऐसी चीज है जो कि हमारे पूरे संसार को एक तरीके से एक साथ बांध देता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रसाद जी ने काव्य और कला शीर्षक निबंध में काव्य के स्वरूप के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक क्षय में प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो क्षय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक मूल अनुभूति कही जा सकती है। ठीक है, प्रसाद जी की इस परिभाषा से विशेष रूप से 3 बातों को स्पष्ट किया जा सकता है। पहली बात देखिए, काव्य में अनुभूति की प्रधानता होती है, तर्क और विज्ञान की नहीं। सेकंड है, उसमें आध्यात्मिकता यानी कि क्षय और यथार्थ यानी कि त्रय को एक जैसा महत्व प्राप्त होता है। थर्ड है, कवि की अनुभूति आत्मा को असाधारण अवस्था अर्थात प्रतिभा से आलोकित रहती है। आगे देखिए, प्रसिद्ध समालोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की काव्य की परिभाषा भी द्रष्टव्य है। यानी कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो है उनकी परिभाषा भी देखिए। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने काव्य के भाव और कला दोनों पक्षों को अपनी परिभाषा की सीमा में लिया है। यानी कि वो भाव और कला दोनों ही पक्षों को अपनी परिभाषा में लेते हैं और वो कहते हैं कि काव्य को प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र के में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य को भारतीय परिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। तो वो यहाँ बताते हैं कि रस किसे कहते हैं, कि मानव के अंदर जो भी अनुभूतियां होती हैं, जो भी विचार आते हैं, जो भी भाव आते हैं, ठीक है, और कल्पना के सहारे जो भी वो सौंदर्य में चित्रण तैयार करता है, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो भी भावनाओं का उत्पन्न होता है और जो भी संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, इसी के लिए इस सौंदर्य को जो भारतीय परिभाषिक शब्दावली में यानी कि भारतीय शब्दावली में इसी सौंदर्य को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक आलोचकों और काव्यकारों की दृष्टि काव्य के स्वरूप विवेचन और काव्य संरचना के अवसर पर उसकी भावात्मकता, सहजता, रागात्मकता और सार्वजनिकता पर टिकी रहती है। वे काव्य के बाहरी पक्ष की अपेक्षा उसके अंदर झांकने का प्रयत्न करते रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, पाश्चात्य परंपरा। अभी हमने भारतीय परंपरा देखी, उसमें भी हमने 2 भाग देखे, प्राचीन मत और नवीन मत यानी कि अर्वाचीन मत। ठीक है, अब देखिए पाश्चात्य परंपरा। यद्यपि अरस्तु से पूर्व होमर, एरिस्टोफेनीज और प्लेटो ने काव्य के संबंध में विचार किया था, किंतु पाश्चात्य जगत में साहित्य शास्त्रीय परंपरा का आरंभ अरस्तु से हुआ। किससे हुआ? अरस्तु से हुआ। उनके समय तक इतना निश्चित हो चुका था कि किसी भी कला का उद्देश्य आनंद प्रदान करता है और अनुकरण उसकी प्रवृत्ति है। अरस्तु ने भी आनंद और अनुकरण को किसी भी कला का मुख्य ध्येय स्वीकार किया है, यानी कि उद्देश्य स्वीकार किया है। ठीक है, अरस्तु के पश्चात हॉरेंस, लॉन्जाइन्स, क्विंटिलियन आदि अलंकार शास्त्रियों तथा दांते, वेन जॉनसन आदि काव्य के स्वरूप पर अपने अपने दृष्टिकोण से चिंतन मनन किया। ये लोग विवेचक तो थे, किंतु परिभाषा देने की ओर इनकी प्रवृत्ति नहीं थी। बाद के विवेचकों, काव्यशास्त्रियों और विचारकों ने काव्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अनेक परिभाषाएं दी, यानी कि अलग अलग परिभाषाएं दी। इनमें से अधिकांश परिभाषाएं एक पक्षीय हैं, यानी कि एक पक्ष में होने वाली परिभाषाएं इसमें ज्यादा रही हैं और इनसे आंशिक रूप में काव्य के कुछ तत्वों पर प्रकाश पड़ता है, संपूर्ण पर नहीं। यानी कि इन परिभाषाओं को जब हम देखेंगे तो काव्य के कुछ तत्व तो इसमें दिखाई देंगे, लेकिन संपूर्ण हमें काव्य की परिभाषा इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। काव्य का स्वरूप निर्धारित करते समय किसी ने भाव को प्रधानता दी, किसी ने कल्पना को, किसी ने बुद्धि को, तो किसी ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण को भी अपनाया है। आगे देखें, शेक्सपियर ने काव्य में कल्पना को प्रधानता दी है। उनका मत है कि कवि की कल्पना अज्ञात वस्तुओं को रूप प्रदान करती है। उनकी लेखनी
वायवीय, नगण्य तथा अस्तित्व शून्य पदार्थों को भी मूर्त बनाकर नाम और धाम प्रदान करती है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य में भाव तत्व को प्रमुखता दी। किसे दी? भाव तत्व को प्रमुखता दी। उनके अनुसार काव्य शांति के समय में स्मरण किए हुए तीव्र मनोवेगों का सहज उच्छलन है। यानी कि उनके अनुसार क्या है, काव्य ऐसी चीज है जब शांति के समय में हम स्मरण करते हैं और उस समय हमारे मन में जो भी भाव आते हैं, ठीक है, उसे ही क्या है, जब हम शब्द देते हैं तो वही क्या कहलाती है, कविता कहलाती है। इसे ही देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, इस परिभाषा में काव्य के मूल उपादान का प्रतिपादन है। वह उपादान है सहोद्देक भावना, किंतु मात्र सहोद्देक भावना ही कविता नहीं होती, अन्य कलाएं भी भावोद्वेग का कारण होती हैं। तब काव्य का वैशिष्ट्य किसी अन्य गुण में निहित होना चाहिए। वह वैशिष्ट्य है माध्यम, जिसका उल्लेख इस परिभाषा में नहीं किया गया है। मैकेले, हैजलित, रस्किन आदि काव्य में कल्पना और भाव तत्वों का समाहार किया है। आगे देखें, मैकेले के अनुसार चित्रकार के गंगों के प्रयोग के समान शाब्दिक प्रयोग से कल्पना की भित्ति पर माया का आवरण डालना ही काव्य है। हैजलिट के विचार से कल्पना और भावावेशों की भाषा ही काव्य है। रस्किन के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ भावों के लिए श्रेष्ठ आधारों की कल्पना के द्वारा व्यंजना ही काव्य है। हडसन ने कल्पना और मनोवेगों द्वारा जीवन की व्याख्या को काव्य का लक्ष्य मानकर जीवन की व्याख्या संबंधी बात और जोड़ दी। तो यहाँ पे देखिए, ये कहते हैं पोएट्री इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ, थॉट, इमेजिनेशंस एंड मोशंस। परंतु जीवन की यह व्याख्या मात्र काव्य में ही नहीं बल्कि दर्शन, इतिहास और नीति शास्त्र में भी होती है। इस प्रकार इन परिभाषाओं से भी काव्य का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। आगे देखें, एडगर एलन पो, कार्लाइल और फुलर ने काव्य में संगीत और लय का अनिवार्य अवस्थिति स्वीकार की है। पो के अनुसार संगीत जब प्रीतिकर कल्पना से संयोग होता है तब वह कविता बन जाता है। कार्लाइन का मत है कि संगीतमय विचार ही कविता बन जाते हैं। संगीतमय विचार की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया है कि संगीतमय विचार उस मन का होता है जो वस्तुओं के अंतःस्थल में प्रवेश करके उनका रहस्य जान चुका है। ठीक है, इसे ही यहाँ पे इंग्लिश में दिया है। फुलर के विचार से कविता शब्दों के रूप में संगीत और संगीत ध्वनि के रूप में कविता है। इसे भी यहाँ इंग्लिश में दिया। अगर आप यहाँ पे इन्हें इंग्लिश में याद कर सकें बहुत अच्छा, वरना आप हिंदी में याद करके लिख दीजिएगा। ठीक है, शैली ने शाब्दिक सुखी व्यक्तियों के लेखे जोखे को काव्य कहा है। ठीक है, शैली ने क्या कहा है, शाब्दिक सुखी व्यक्तियों के लेखे जोखे को काव्य कहा है। ठीक है, यही इंग्लिश में दिया गया है। अगर आप इंग्लिश में याद कर सकें बहुत अच्छा होगा। आप इंग्लिश में याद कीजिएगा और इंग्लिश में ही लिख के आइएगा, कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में लिख के आए, इससे मार्किंग अच्छी होगी और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, परंतु केवल सुख के समय में लिखी गई रचना को ही काव्य कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि शोक, करुणा और विरह से प्रेरित होकर भी अनेक काव्यों की रचना की गई है। आगे देखिए, कॉलेज, मैथ्यू अर्नल्ड, सिडनी आदि ने काव्य का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति माना है, किंतु आनंद तो काव्य के अतिरिक्त अन्य कलाओं से भी प्राप्त हो सकता है, अतः आनंद कविता का एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता। सिडनी ने काव्य को ऐसी अनुभूति कहा है जो अनुकरणात्मक है, परंतु इस अनुकरण का माध्यम क्या होगा इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। इस कारण इनकी परिभाषा चित्रकला पर भी उतनी ही सटीक बैठती है जितनी काव्य कला पर। ले हंट ने कल्पना और बुद्धि के साथ भाषा का प्रयोग माध्यम भी स्पष्ट किया है। उनके विचार से कल्पना तथा चयन शक्ति के सहयोग से भाषा के प्रयोग से सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति काव्य है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ दिया गया है। ले हंट ने यहाँ यह नहीं बताया कि भाषा का प्रयोग छंदों में होगा अथवा नहीं, यानी कि भाषा के प्रयोग में छंदों का प्रयोग होना चाहिए या नहीं, इस ओर जॉनसन का ध्यान गया और उन्होंने काव्य कला को छंदोबद्ध रचना स्वीकार किया है। यानी उनका कहना है कि छंद में बंधी हुई रचना ही काव्य कहलाती है। जॉनसन ने काव्य के 4 तत्वों कल्पना, बुद्धि, भाव और शैली को स्वीकार करते हुए काव्य की परिभाषा दी है। यानी कि जॉनसन ने जो परिभाषा दी है उसने कल्पना, बुद्धि, भाव और शैली सबको लिया है। यही स्थिति कुछ परिवर्तन के साथ मिल, वॉट्स, डंटन और
कथोप द्वारा दी गई परिभाषाओं में भी दृष्टिगत होती है। ठीक है, आगे देखिए। वॉटसन के अनुसार काव्य भावमय तथा लयपूर्ण भाषा में मानव हृदय की साकार और कलापूर्ण अभिव्यक्ति है। इसे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। निष्कर्ष देखिए, भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों, काव्य शास्त्रियों, आचार्यों, समीक्षकों और काव्यकारों के काव्य के स्वरूप संबंधी मतों का अवलोकन करने के उपरांत एक बात तो यह स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि अधिकांश विद्वान इस संबंध में एक मत नहीं है कि काव्य का वास्तविक स्वरूप क्या है। किसी ने रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है, किसी ने चमत्कार से युक्त कथन को काव्य की संज्ञा दी है, किसी ने रमणीय अर्थ को उत्पन्न करने वाले शब्द को काव्य कहा है, तो किसी ने शब्द और अर्थ दोनों के समन्वय को काव्य माना है। आधुनिक आलोचकों ने मनोवैज्ञानिक, प्रभात्मक और रागात्मक दृष्टिकोण को काव्य की परिभाषा दी है। पाश्चात्य आलोचकों ने संगीतपूर्ण, कल्पना प्रधान भावों को काव्य कहा है। वास्तव में इन सब बातों को एक ही परिभाषा में बांधना कठिन काम है, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि मन में सहज रूप से उद्भूत अनुभूतियों को जब कवि अपनी प्रतिभा और कल्पना के द्वारा शब्दों के माध्यम से संप्रेरणा बना देता है तो वह काव्य का रूप धारण कर लेती है। इसके साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लें अगर आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी या एसएससी यूनिवर्सिटी के एमए के छात्र हैं तो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।